हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विनीत वर्मा पर। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक है जो एलएलबी के बच्चों के लिए और बिहार जुडिशरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट। और 1882 का एक्ट है और इस अधिनियम को यूपी के मेंस में भी पूछा जाता है, इसलिए भी इसको पढ़ना ज़रूरी है। और हमारे जो एलएलबी के एग्ज़ाम हैं और उसके साथ बिहार जुडिशरी में ये प्री और मेंस दोनों जगह पूछा जाता है। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। इसका नाम है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। तो भारतीय न्यास अधिनियम 1882। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो ट्रस्ट का मतलब क्या होता है। ये विश्वास होता है। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? विश्वास होता है। और जो यहाँ पर एक्ट लगा है, किसी अधिनियम में एक्ट लगा होता है, किसी अधिनियम में कोर्ट शब्द का प्रयोग किया गया जाता है, यानी संहिता का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या होता है? अधिनियम क्या होता है, संहिता क्या होती है? तो अधिनियम किसी सब्जेक्ट मैटर पर केवल और केवल एक बात करती है, और संहिता उनसे संबंधित जितने भी अपराध होते हैं उनको समाहित करने वाली होती है। जैसे कि आपराधिक विधि, तो बहुत सारे अपराधों को समाहित करते हुए इंडियन पेनल कोड बनाई गई है, और इसी तरीके से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया है जो केवल एक सब्जेक्ट संविदा संबंधित चीज़ों पर बात करता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अधिनियम और कोर्ट में क्या अंतर है। दूसरी बात होती है जो इसके पीछे ईयर लगा होता है। तो इस ईयर का क्या मतलब होता है? ये होता है कि उस वर्ष पास होने वाला अधिनियम जो है, जिस वर्ष पास होता है उसी वर्ष का यहाँ पर ईयर लिख दिया जाता है। ये बात हो गई। फिर हम देखते हैं कि ये जो विधि है, ये विधि किस प्रकार की है। ये विधि किस प्रकार की है? तो ये विधि किस प्रकार की, इसकी जांच करने के लिए हम आते हैं अपने आर्टिकल 13 पर। आर्टिकल 13 कहता है कि संविधान पूर्व विधि और संविधान पश्चात विधि राज्य ऐसी विधि नहीं बना सकता है जो फंडामेंटल राइट जो 12 से 35 तक दिए गए हैं उनको छीनती हो या न्यून करती हो। तो जब संविधान पूर्व और पश्चात विधि में आते हैं तो संविधान पूर्व विधि यानी संविधान बनने की पहले की विधि, संविधान पश्चात यानी कि संविधान बनने के बाद। तो संविधान आपका कब बना, ये आप सभी को देखना है। तो 26 नवंबर 1949 से पहले बनने वाली विधि संविधान पूर्व विधि हो गई, और जो 26 नवंबर 1949 के बाद बनती है तो वो संविधान पश्चात विधि होती है। तो इस तरीके से देखते हैं कि 26 नवंबर 1949, क्या बात करते हैं, 26 नवंबर 1949, इससे 1949 इससे पहले की ये विधि है। तो ये कैसी हमारी विधि हुई इंडियन? तो ये हम जब जांच करते हैं तो पता चलता है कि ये संविधान, ये पूर्व विधि है, ये पूर्व विधि है। तो इस तरीके से हमने जांच किया कि ये कैसी विधि है। फिर हम बात करेंगे ये ट्रस्ट की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ये भी क्वेश्चन हमारे प्री के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो वो सारी बातें हम करेंगे। तो ट्रस्ट की उत्पत्ति रोम में हुई थी, साम्या विधिशास्त्र हुई थी। और इसी ट्रस्ट की जो बात है, जो ये ट्रस्ट की मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इस ट्रस्ट को 1882 में बनाया गया। और ट्रस्ट में न्यास की कोई विषय वस्तु होती है, और वो विषय वस्तु जो होती है वो हितकारी व्यक्ति के लिए न्यस्त कर दिया जाता है। उसमें एक व्यक्ति होता है, जैसे कि एक व्यक्ति होता है ए, एक कोई ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में ए जो है न्यास करता है, बी एक न्यासी है, और ये जो एक संपत्ति है उस संपत्ति को रख दिया गया है। और वो इसलिए रख दिया गया है कि बच्चों के कल्याण के लिए काम करेगी, बच्चों के कल्याण के लिए काम करेगी। तो इसमें हम देखते हैं कि जो ए जो किसी संपत्ति को बी को न्यासी बनाता है, और न्यासी संपत्ति से जो इनकम होने वाली है, जो आय होने वाली है, वो आय जो है वो बच्चों को कल्याण के लिए काम की जाएगी। तो यहाँ पर ए क्या हो गया, न्यासकर्ता हो गया, बी न्यासी हो गया, और जो ये जो संपत्ति है ये संपत्ति न्यास की विषय वस्तु हो गई, और इसमें जो बच्चे हैं वो हितकारी हो गई। तो इस तरीके से एक ट्रस्ट का निर्माण किया जाता है, जो आगे चलकर हम अधिनियम में क्या बातें करी गई हैं उसको देखेंगे। तो हम जब ट्रस्ट की परिभाषा पे आते हैं तो एक हमारे विधिशास्त्री हैं मेटलैंड महोदय।
मेटलैंड महोदय ने कहा है कि जब किसी व्यक्ति के पास कुछ अधिकार होते हैं, इन्होंने क्या कहा कि जब किसी व्यक्ति के पास कुछ अधिकार होते हैं और जिनका वह किसी अन्य विधि की ओर से प्रयोग करने के लिए बाध्य होता है या किसी प्रयोजन विशेष की पूर्ति करने के लिए बाध्य होते हैं, तो उसके बारे में यह कहा जाता है कि वह किसी अन्य व्यक्ति की ओर से या किसी प्रथा विशेष की पूर्ति के लिए उन अधिकारों को न्यास के रूप में धारण करते हुए या उसे रखता है और वो क्या न्यासी कहलाता है। तो ये बात किसने कही है? ये बात कही है मेटलैंड महोदय ने। अगली हमारी परिभाषा है, अंडरहिल महोदय कहते हैं कि न्यास एक ऐसा सामयिक दायित्व है। न्यास क्या है? एक ऐसा सामयिक दायित्व है जिसमें वह व्यक्ति जिसे न्यासी कहा जाता है अन्य व्यक्तियों के हितों के लिए उनकी संपत्ति पर नियंत्रण रखता है, जिन्हें हितग्राही कहा जाता है, जिनमें से वह स्वयं एक हो सकता है अथवा उनमें से कोई उक्त दायित्व का प्रावधान प्रभावी कर सकता है। ये बात अंडरहिल महोदय ने न्यास के संबंध में कही। अगले हमारे जो विधिशास्त्री हैं वो स्टोरी महोदय हैं। स्टोरी महोदय ने न्यास के बारे में कहा कि न्यास चल अथवा अचल संपत्ति में उसके विधिक स्वामित्व से भिन्न एक सामयिक अधिकार है, स्वातंत्र अथवा हित होता है। ये बात किसने कही न्यास के बारे में? तो ये स्टोरी महोदय ने कही। स्टोरी महोदय ने चल अथवा अचल संपत्ति दोनों संपत्ति की बात की और कहा कि उसमें संपत्ति में उसके विधिक स्वामित्व से भिन्न है, उसका जो विधिक स्वामित्व होता है उससे भिन्न होता है और सामयिक अधिकार है, यानी कि वो कुछ जो है सामयिक अधिकार है और स्वातंत्र अथवा हित होता है। ये बात किसने कही? ये स्टोरी महोदय ने न्यास की परिभाषा देते हुए कहा। फिर हमारे जो विधिशास्त्री हैं हेल्सबरी महोदय, इन्होंने कहा कि न्यास आधुनिक एवं सीमित अर्थ में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के संपत्ति के संबंध में किया गया एक विश्वास है। विश्वास उस व्यक्ति पर किया जाता है जिसके आधिपत्य में वह संपत्ति होती है और उसको इस सीमा तक अधिकार होता है कि वह संपत्ति को धारण करे और उस प्रयोजन के लिए उसका प्रयोग करे। तो ये सारी बातें किसने न्यास के संबंध में कही? तो ये कहा हल्सबरी महोदय ने। अगले हमारे विधिशास्त्री हैं लॉर्ड कोक महोदय। लॉर्ड कोक महोदय ने इसकी परिभाषा करते हुए न्यास की कहा कि न्यास है वो किसी अन्य व्यक्ति में किया गया ऐसा विश्वास है जिसका निर्गम भूमि से नहीं होता है, किंतु जो भूमि के हित अथवा भूमि से संपर्क रखने वाले व्यक्ति के साथ संबंध द्वारा एक पार्श्विक वस्तु होती है, जिसके विषय में हितकारी को महाकाल के जो है अतिरिक्त कोई उपचार उपलब्ध नहीं होता है। ये बात कहते हैं कोक महोदय न्यास के संबंध में। अगली चीज़ें हम जब इनकी परिभाषाओं को देखते हैं और परिभाषाओं का जब हम विश्लेषण करेंगे तो उसके कुछ आवश्यक तत्व निकलते हैं। एक बात तो हमने देखी कि न्यास की स्थापना करने वाला व्यक्ति जिसे न्यासकर्ता कहा जाता है, यानी कि जो न्यास की स्थापना करता है वो व्यक्ति एक होता है न्यासकर्ता। दूसरा व्यक्ति होता है न्यासधारी, यानी जिसको वो संपत्ति सौंपी गई थी और जिसके लिए सौंपी गई थी वो हितकारी होता है और कोई संपत्ति जो होती है वो उस न्यास की विषय वस्तु होती है। तो इस तरीके से हमने क्या है कि चार हम आवश्यक तत्व न्यास में पाते हैं। फिर हम दृष्टांत को देखते हैं। ए अपनी संपत्ति को बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल खोलने के लिए बी को उसकी देख रेख के लिए नियुक्त करता है। ए यहाँ पर न्यासकर्ता हो जाता है, बी न्यासी होते हैं और बच्चे हितकारी होता है, तो वह संपत्ति न्यास की विषय वस्तु होती है। जो आपने अभी तक के चीज़ों को देखा कि न्यास होता क्या है, तो उस पर ये बेस दृष्टांत है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हम बात करते हैं न्यास के प्रकार। तो पहला हमारा जो न्यास के प्रकार में आता है साधारण न्यास यानी सिंपल ट्रस्ट। वह न्यास जिसमें संपत्ति अन्य व्यक्ति के लिए न्यास के रूप में निहित होती है और न्यासकर्ता के द्वारा न्यास की प्रकृति विहित नहीं की जाती है। ऐसे न्यासों में न्यासधारी न्यास की संपत्ति को केवल धारण करता है और उसे शक्ति या कर्तव्य का पालन नहीं करना पड़ता है। तो ऐसे न्यास को क्या कहा जाता है? सिंपल ट्रस्ट यानी साधारण न्यास। दूसरा हमारे पास जो न्यास है प्रकार में वो है विशिष्ट न्यास। विशिष्ट न्यास से क्या समझते हैं
कि साधारण न्यास से भिन्न वह न्यास जिसमें न्यासकर्ता न्यास के प्रयोजन का स्पष्ट उल्लेख करता है, और ऐसे न्यासों में न्यासधारी न केवल न्यास की संपत्ति को धारण करता है बल्कि उसे न्यासकर्ता के आशय को सक्रिय रूप से क्रियान्वित भी करता है। फिर हम बात करेंगे अगले न्यास की बात, जो बात करेगा आलोक या निजी न्यास के बारे में। तो निजी न्यास के बारे में जब आपने उद्देशिका पढ़ी थी इस एक्ट की, उस उद्देशिका में भी वहाँ पे इसका जो उद्देश्य था वो निजी न्यासों की परिभाषित करने के लिए और हित न्यासधारियों के संबंध में बात करता था। तो यहाँ पे बात की गई है निजी न्यास की, एक ऐसा न्यास जिसमें शक्ति या शक्तियों के वर्ग के व्यक्तिगत हित के लिए सृजित किया जाता है। यानी कि ये न्यास ऐसा न्यास होगा जो व्यक्ति के किसी वर्ग के लिए उसके लिए सृजित किया जाएगा और वो व्यक्तिगत हित के लिए सृजित किया जाएगा। अगला हमारा जो न्यास है लोक या सार्वजनिक न्यास। लोक या सार्वजनिक न्यास क्या होता है? ऐसा न्यास जिनका सृजन आम जनता के लिए और उससे लाभ पहुंचाने के निहित हित के लिए किया जाता है। तो ऐसा जो न्यास होता है वो आपका लोक या सार्वजनिक न्यास होता है। ये आपको क्लियर हो गया। तो पहले आपने साधारण पढ़ा, विशिष्ट पढ़ा, फिर आपने प्राइवेट पढ़ा, फिर सार्वजनिक पढ़ा। अगला हमारा जो न्यास है 5वें नंबर का वो अभिव्यक्त न्यास है, यानी ऐसा न्यास जो लिखित या मौखिक रूप से सृजित किया जाता है। लिखित या मौखिक रूप से जो किया जाता है वो अभिव्यक्त आपका न्यास होता है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला हमारा न्यास है उपलक्षित या विवक्षित न्यास। जो न्यास ना तो मौखिक रूप में और ना ही लिखित रूप में सृजित किया गया है बल्कि न्यासकर्ता के आचरण के आधार पर या अवधारणा की जाती है कि न्यास का सृजन हुआ है। तो आपने 6 प्रकार के न्यास यहाँ पे देखे। अगला जो हमारा न्यास है निष्पादित न्यास। जब न्यासकर्ता न्यास द्वारा न्यास सृजन की घोषणा कर देती है और न्यास सृजन के लिए भी औपचारिकताएं उसे पूरा कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तब उसे कहा जाता है निष्पादित जो है न्यास। अगला हमारा न्यास है निष्पाद्य न्यास। ऐसा न्यास जिसमें न्यास का सृजन तो किया जाता है किंतु न्यास सृजन के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं की जाती हैं, तो इसको कहा जाता है निष्पद्य न्यास। अगला हमारा है आणविक न्यास। आणविक न्यास ऐसा न्यास है जिसमें न्यास सृजित करने वाले आवश्यक संदर्भों अथवा परिस्थितियों के द्वारा नहीं होता है बल्कि दूसरे के संपत्ति के असामयिक अर्जन को रोकने के लिए साम्य में के न्यायालय द्वारा आरोपित किया जाता है। ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला हमारा न्यास है परिणामी न्यास। ऐसा न्यास जो उसे निर्मित करने वाले व्यक्ति या उसके विधिक प्रतिनिधि के पक्ष में उपलक्षित किया जाता है या उपलक्षित न्यास का ही एक प्रकार होता है। अगला हमारा जो 11 नंबर का न्यास है वो है प्रार्थनात्मक न्यास। ऐसा न्यास जिसकी सृष्टि तथा घोषणा स्पष्ट एवं निश्चित शब्दों के द्वारा नहीं की जाती है बल्कि प्रार्थनात्मक शब्दों द्वारा की जाती है, तो उसे ऐसे न्यास को प्रार्थनात्मक न्यास जो कहा जाता है। अगला हमारा न्यास है गुप्त न्यास। ऐसा न्यास जिसको इच्छा पत्र में गुप्त रूप से छिपाया जाता है परंतु न्यासकर्ता का आशय न्यास सृजित करने का होता है। अगला हमारा न्यास है मूल्य के लिए न्यास। तो इसे प्रतिकर के बदले में किया गया न्यास भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे न्यास होते हैं जिसमें हितग्राही द्वारा प्रतिकर दिया जाता है अथवा वह कोई हानि वाहन करता है। ऐसे न्यासों में व्यवस्थापक और हितग्राही के बीच का संबंध जो है संविदात्मक होता है। अगला हमारा न्यास है स्वैच्छिक न्यास। यह मूल्य के लिए न्यास के प्रतिकूल होते हैं। जिसमें न्यास का सृजन स्वेच्छा से किया जाता है उसे स्वैच्छिक न्यास कहा जाता है। अंतिम हमारा जो न्यास हम लोग पढ़ते हैं, इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास न्यास हैं। तो पूर्णतः अथवा अपूर्णतः गठित न्यास। न्यास उस समय पूर्णतः गठित होता है जब न्यास की संपत्ति हितकारियों के लाभ के लिए न्यासधारी में पूर्णतः निहित हो जाती है तथा जब तक न्यास की संपत्ति न्यासधारी में निहित नहीं होती है न्यास अपूर्ण गठित होता है। अपूर्ण दायित्व वाले न्यास ऐसे न्यास जो हितकारी द्वारा या उसकी ओर से पड़तने नहीं होते हैं। ऐसे न्यासों में यह न्यासधारियों की इच्छा पर निर्भर करता है कि वे दायित्व का
पालन करे या न करे, तो इस प्रकार का जो न्यास होता है अपूर्ण दायित्व वाले न्यास होते हैं। पूर्ण दायित्व वाले न्यास कैसे होते हैं? ऐसे न्यास जो हितकारी द्वारा या उसकी ओर से प्रतनी होते हैं तथा उन्हें न्यासधारियों के किसी कर्तव्य पालन का अग्रहण करने का अधिकार होता है तथा पालन न किए जाने पर हितकारी साम्य के न्यायालय में जाने के अधिकारी होते हैं, तो इसे पूर्ण दायित्व वाले न्यास कहा जाता है। सभी पर्याय न्यास, ऐसा न्यास अपूर्ण दायित्व वाले न्यास के समान ही होते हैं। ऐसे न्यास में ऋणदाताओं के पक्ष में न्यास भी शामिल होते हैं, तो इसे कहा जाता है समप्राय न्यास। स्वेच्छाधीन न्यास, जब यह न्यासी के विवेक पर हो कि वह चाहे तो हितग्राही के लाभ के लिए कार्य करे या न करे, तो इसे स्वेच्छाधीन न्यास कहा जाता है। सुरक्षात्मक न्यास क्या होता है? सुरक्षात्मक न्यास शब्द का प्रयोग सामान्यतः ऐसे न्यासों के लिए किया जाता है जिसमें औदार्य हितों तथा विवेकाधीन दोनों न्यास के लाभ पाए जाते हैं, तो उसे सुरक्षात्मक न्यास कहा जाता है। आभासी न्यास, फिर हम बात करेंगे न्यास तथा वक्त में अंतर क्या होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके सिलेबस में भी है, तो इस बात को भी इसमें वक्त चर्चा में भी है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कि न्यास धार्मिक उद्देश्य के लिए गठित किया जाए यह आवश्यक नहीं है, परंतु वक्त का उद्देश्य सामान्यतः धार्मिक होता है। ये अंतर पहला है। दूसरा अंतर है कि न्यास के तहत न्यासी लाभ उपयोगी भी हो सकते हैं, परंतु अपने हित के लिए सामान्यतः वक्त का सृजन नहीं होता है। इसका एक अपवाद हनफी शाखा है, जहाँ हनफी मुस्लिम अपने हितों के लिए वक्त का सृजन करते हैं। ये मैंने बात बता दी कि तीसरा जो अंतर है तो देखना है आपको। तीसरा अंतर है कि न्यास में दोहरा स्वामित्व होता है, सामयिक तथा विधिक स्वामित्व, जबकि वक्त में स्वामित्व वक्त से समाप्त होकर अल्लाह में निहित हो जाता है। और चौथा जो है, न्यास किसी भी वैध उद्देश्य के लिए किया जाता है, जबकि मुस्लिम विधि के तहत वक्त का सृजन धार्मिक खैराती या पवित्र माने जाने वाले उद्देश्य के लिए हो सकता है। अगला अंतर है, न्यास के तहत न्यासी को विधिक स्वामी होने के कारण न्यास संपत्ति अंतरित करने की शक्ति होती है, जबकि वक्त में मुतलवी केवल अल्लाह की ओर से वक्त का प्रबंध होता है तथा बिना आवश्यकता के तथा न्यायालय की इजाज़त के वक्त का जो है अंतरण नहीं कर सकता है। ये बात हो गई। अगला अंतर है कि न्यास के अंतर्गत न्यासी पारिश्रमिक की जो है नहीं कर सकता है, जबकि वक्त का मुतलबी केवल वेतन तथा वेतन वृद्धि की मांग कर सकता है। सातवां है कि न्यास की संपत्ति अंतरित की जा सकती है, जबकि वक्त की संपत्ति सामान्यतः अंतरित नहीं की जा सकती है। आठवां अंतर है दोनों में कि न्यास के लिए उसका शाश्वत होना आवश्यक नहीं है, इसे कुछ दशाओं में प्रतिसंग्रहित किया जा सकता है, जबकि वक्त सामान्यतः स्थायी होते हैं और अप्रसंग्रहित होते हैं। तो ये सारी बातें हो गई। हम शुरुआत किए गए ये सामान्य बातें हमारी हुई न्यास से, और कल हम जब बात करेंगे तो न्यास अधिनियम और उसमें जो धाराओं में बातें कही गई हैं वहाँ से हम शुरुआत करें। तो दोस्तों, आप सभी ने हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितने भी विद्यार्थी हैं जिनको शुरुआत की चीज़ें हैं, न्यास कितने प्रकार के होते हैं, वो सब इस वीडियो में पूरी जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो धन्यवाद।